हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत का इतिहास के बारे में और जानेंगे। दोस्तों, हम लोग जो है एक एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं और आप लोग भी जो है इसको हमारे साथ जो है बहुत अच्छे प्रकार से जो है इसको पढ़ना है और पढ़ाई इस प्रकार से करना है ताकि आपको बोरिंग ना लगे, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना है। और हम लोग जो है इस सेशन को जो है लगातार जो है हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक में एक लाइन बाय लाइन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो छूटने वाले में से नहीं है। जिस प्रकार से आप देखते हैं, फिल्म देखते हैं, 3 घंटा की फिल्म देखते हैं, जैसे ही फिल्म निकलते हैं तो देख के तो क्या होता है, बहुत चीज़ जो है चित्र माइंड में चलते रहता है। तो उस प्रकार से जो है आपको इमेजिन करके जो है इसको क्या करना है, चलना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे प्रकार से पढ़ना है और टाइम को ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम जो होता है बहुत कीमती होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है हम क्वेश्चन और ऑप्शन जो है आंसर को साथ में लेकर चलेंगे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो है यह उपमहाद्वीप जो है भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। तो कहा जाता है कि उत्तर में जो है हिमालय से लेकर कहाँ तक है, दक्षिण समुद्र तक जो है यह उपमहाद्वीप क्या है, भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक, यहाँ तक जान गए। नेक्स्ट है कि कहता है कि जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा जाता है, भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा कि बताना है कि महाकाव्य है ना, महाकाव्य पुराणों में जो है भारत को क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें कि भारत को जो है निवासियों को क्या कहा जाता है, तो भारतीय कहा जाता है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आए तो जो है आप इजीली कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा अभी आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है पहले से जो है एक इंडिकेट दिया हुआ कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हाईलाइट क्वेश्चन जो है शो कर रहा है यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत जो है एक कबीले का नाम है। भारत क्या है, भारत क्या है, एक कबीले का नाम है। प्राचीन जो है भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन बिरछों द्वीप कहते थे। ठीक, कहता है कि प्राचीन ईरानी जो है इसे सिंध नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु ना कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु ना कर हिंदू कहने वाले कौन थे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि कौन थे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ईरानी वो व्यक्ति थे जो क्या कहते थे, हिंदू ना कहकर हिंदू मतलब सिंधु ना कहकर क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, फास्ट थोड़ा करेंगे। यही नाम जो है पूरे पश्चिम में फैल गया था और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा था। यूनानी इसे इंदी कहते थे, यूनानी क्या कहते थे, इंदी कहते थे, और अरब इसे क्या कहते थे, हिंद कहते थे। कहते हैं कि मध्यकाल में देश को जो है हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में जो है इस देश को क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहता है कि यह जो है फारसी शब्द हिंदू, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू जो है, आपसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हिंदू कौन सी जो है, यहाँ पर पूछा जाएगा आपको कि हिंदू बताइए कौन सी जो है शब्द है। ठीक, जैसे कि आपको देगा उर्दू दे देगा, हिंदी दे देगा, फारसी दे देगा, अरबी दे देगा, तो आपको क्या करना है, टिक मारना है फारसी में। तो आप लोग जानेंगे तभी आप बना सकते हैं इस चीज़ को। यूनानी जो है इसे इंदी के आधार पर जो है अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे थे। ठीक, विंध्य पर्वत जो है श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण में 2 भागों में बांटती है। आपसे पूछा जाएगा कि बताना है कि भारतवर्ष को जो है कितने भाग में बांटा जाता है, 2 भाग में बांटा जाता है। और ये जो है विंध्य की पर्वत है ना, विंध्य की पर्वत जो है 2 भागों में बांटता है, यानी कि उत्तर में और दक्षिण 2 भागों में क्या करती है, बांटती है। वहीं बात करें हम कि उत्तर को क्या कहा जाता है, तो उत्तर को कहा जाता है दोस्तों इंडो यूरोपीय परिवार जो है कहा जाता है भाषा बोलने वाले को, और दक्षिण की बात करें तो द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले की बहुमत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम थोड़ा नोट पे ध्यान देते हैं कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जो है जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार हुआ है। मतलब एक तरह से यहाँ बताया गया कि मिश्रण है ना, मतलब यहाँ की प्रमुख नस्लें, जैसे कि आप जानते हैं कि भैंस के बारे में है ना, भैंस के बारे में मुर्रा जानते हैं, तो ये क्या है, एक भैंस की जो है नस्ल है। ठीक, भैंस को नस्ल है। ठीक, उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ लोगों को क्या कहा जाता है, नस्ल है ना, मिश्रण से हुआ है वो इस प्रकार है, यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है और पेलियो मेडिटेरेनियन है, और ककेस साइड जो है निग्रोइड और मंगोलाइड है। ठीक,
तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, क्योंकि जो है यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड जो होता है थोड़ा हिंदी से हटके है। देखते हैं नेक्स्ट है कि भारत जो है भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए जो है 3 भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कौन सा बनता है वो बताते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत को जो है इतिहास जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो आप इजली कह सकते हैं 3 भाग। देखिए कोई अंडरलाइन नहीं दिया गया, लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ जाएगा तो जो है फिर वो वक्त नहीं है कि उस टाइम आप सुधार सकते हैं, फिर अगले के लिए आप इंतज़ार करिए, तो बहुत कीमती होता है। तो 3 भागों में है, वो आपको कहा जाएगा कि 3 भाग में है। तो चलिए, फर्स्ट है प्राचीन भारत जो है, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि ये जो है 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है, ठीक, जो कि जर्मन के रहने वाले हैं, ठीक। वहीं बात करें हम तो ये जो है 1638 से लेकर 1707 जो है एडी, ठीक, ईस्वी के बाद बताया गया है, ठीक। एडी का प्रयोग होता है, जिसको देख सकते हैं यहाँ पर एडी का फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पूछा जाता है, जो कि एनो डोमिनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का प्राचीन, है ना, भारत का प्राचीन के बारे में जानेंगे, यानी कि प्राचीन भारत, ठीक। तो देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक। स्रोत मतलब क्या हुआ कि हम कैसे पता करें कि भारत का इतिहास कैसा था, जानकारी हम कहाँ से लें, ठीक। तो आप जानते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत के स्रोत जो है वह कितने प्रकार से हम जो है इसको इकट्ठा कर सकते हैं, तो जी है मुख्यतः कितना है 4 प्रकार से, ठीक। प्राचीन इतिहास के विषय को 4 प्रकार से स्रोतों से जो है प्राप्त होता है। पहला है धर्म ग्रंथ है, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ है, और तीसरा है विदेशियों का विवरण है, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपको धर्म ग्रंथ मतलब धर्म से जो है विशेष जानकारी प्राप्त किया जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक, जैसे कि बहुत पुराना जो है ऐतिहासिक ग्रंथ है। विदेशी का विवरण, जो कि दूसरे देश से यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ के बारे में क्या जाने वो सब लिखते हैं। उसके बाद पुरातत्व जो है, जो कि खुदाई से मिलता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी को हम लेकर चलते हैं। भारत का जो है सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, कौन सा है, वेद है। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग भी जो है पीली जो देख सकते हैं यहाँ पर कलर्स जो अंडरलाइन किए हुए हैं। तो सबसे प्राचीन जो है धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलन जो कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद जो है वसुदेव जो है कुटुम्बकम जो है का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय और मानती है, ठीक। वहीं बात करें कि वेद, ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए कि वेद कितने हैं, तो आप वेद कह सकते हैं 4 हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि बताइए कि आपको बताना है, आपको देखिए यहाँ को देखिए कुछ लिखा हुआ है, आपने कोई अंडरलाइन किया हुआ है कि जिससे आपको पता चल सके कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो नहीं है। तो ये जब तक लाइन नहीं पढ़िएगा तब तक आप सही से जवाब नहीं दे सकते हैं। तो वेद कितने हैं, वेद देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक। इस चीज़ को समझ गए। पहला हो गया आपका ऋग्वेद हो गया, दूसरा हो गया यजुर्वेद हो गया, तीसरा हो जाएगा सामवेद होगा, चतुर्थ हो जाएगा जो है अथर्ववेद हो जाएगा। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। चलिए हम जो फर्स्ट वेद के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वेद हमारा है ऋग्वेद है। कहता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह मतलब एक जगह इकट्ठा किया गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। इसमें जो है कितने मंडल हैं, 10 मंडल। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में जो है कितने मंडल हैं, तो आप कह सकते हैं इजीली 10 मंडल है। वहीं सूक्ति की बात करें तो सूक्त कितने हैं, 1028 है। कहता है कि बाल खिल्य पाठ के 11 सूक्ति सहित है, ठीक, एवं 10,462 ऋचिकाएँ हैं, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको ऋग्वेद में कितने ऋचिकाएँ हैं, ठीक, तो आप 10,462 कह सकते हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्री। देखिए ये भी अंडरलाइन किया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं इस वेद में आज की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो है ऋग्वेद से किस चीज़ की जानकारी मिलता है, तब कह सकते हैं इस जो है वेद से आर्य है ना, आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलता है। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सवित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में किससे दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब दे सकते हैं सूर्य देवता को, ठीक।
यानी कि जो है सावित्री को समर्पित किया जाता है गायत्री मंत्र। ठीक, कहते हैं इसमें 9वें मंडल में जो है किसका उल्लेख है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 9वें मंडल में, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर देवता सोम का उल्लेख है। तो आप पढ़े रहिएगा तभी आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कहता है कि यहाँ पर कि इसमें जो है आठवें मंडल की हस्तलिखित रचिकाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। ठीक, हस्तलिख जो है लिखित रचिकाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की आदि जो है स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल से वर्णित पुरुष सूक्त से है, जिसके अनुसार से कितना वर्ण है, 4 वर्ण है। तो पहला होगा आपका ब्राह्मण हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका, देखिए आ गया है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय है। उसके बाद वैश्य शूद्र है, जिससे हम जो है पहला पुरुष कहें तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मण हो जाएगा, जो कि मुख से भुजा होगा आपका क्षत्रिय हो जाएगा, और जंघासु आपका हो जाएगा जो है आपका वैश्य हो जाएगा, और शूद्र हो जाएगा चरण से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो इस चीज़ को समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि धर्मसूत्र जो होता है 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय और दायित्व के कर्तव्य पर विशेष स्पष्ट विभिन्न करता है। मतलब ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है जातियाँ है ना, और व्यवसाय पर, दायित्व पर जो है सबको अलग अलग दिया गया कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, यानी कि विभाग इसको रूप में दिया गया था। ठीक, तो ये जो है एक जाति बन गया, जाति के रूप में जो है बढ़ते गया ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ऋग्वेद के जो है कई परिच्छेदों में प्रयुक्त तो अधन्न शब्द का संबंध गाय से है। तो अधन्न मतलब क्या, सबसे अधिक धन जो है किसे माना जाता था ऋग्वेद के काल में, तो गायों को माना जाता था। जिसके पास जितना गाय होता था उससे अधिक धन माना जाता था। ठीक, धनवान व्यक्ति माना जाता था। तो ये परिचय देता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि कहता है कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में प्रचलित जो है ग्रेगियन जो है कैलेंडर, ईसाई जो है कैलेंडर यानी कि जूलियन कैलेंडर जो है ईसाई धर्म ईसा मसीह के जन्म पूर्व कल्पित पर आधारित है। ईसा जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता था, यानी कि बीसी कहा जाता था। ठीक, उसके बाद बीसी कहा जाता था। शॉर्ट में कहता है कि नेक्स्ट टाइम की ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती जो है क्या था, उल्टी गिनती थी। ठीक, उल्टी गिनती थी। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व है, तो बढ़ने के बजाय क्या होता था, घटते आता था। ठीक, जैसे कि मान चलो कि 563 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, अब बताइए मृत्यु 483 में होगा, ये संभव है। मतलब क्या होता था, घटते होते, यानी कि माइनस करते हुए क्या होता था, पहले जीरो पाता है। ठीक ना, उस प्रकार से यहाँ पर बताया जाता है, तब जो है ये सबमिट हो पाएगा उस ढंग से। जैसे कि मान चलो कि -5 है और हमको जो है 2 पर आना है, तो क्या करेंगे, पहले हम 0 पर आएंगे। -5 हो गया, -4 हो गया, तो उसी प्रकार से तो बढ़ने का मतलब हो गया कि बढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस ढंग से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृत्यु जो हो गया 483 ईसा पूर्व हो गया। कहता कि ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ में इसे ईस्वी सन कहलाता है। ठीक, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, उस समय से क्या हुआ, ईस्वी जो है स्टार्ट हुआ है। ठीक, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि ईस्वी को लैटिन शब्द जो है एडी में लिखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ईस्वी जो है कौन सी भाषा है, तो आप कह सकते हैं लैटिन, जिसको क्या कहते हैं, हम पहले भी बताए थे कि एडी को क्या कहा जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है एनो डोमिनी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है पूरे दिया हुआ है। ऐसे इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो है कभी ये जो है पूछा जाता है। ठीक, कभी कभी जो है इसका दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कि विंसेंट ऑथर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली जो है इंडिया में दिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि अर्ली हिस्ट्रीज ऑफ इंडिया जो है किसने लिखा था, तो आप कह सकते हैं कि विंसेंट ऑथर स्मिथ जो है, ऑथर स्मिथ ने किया था। कब, तो 1904 में तैयार किया था। इस पुस्तक के 1/3 जो है किसके बारे में बताया गया, तो सिकंदर के बारे में आक्रमण बताया गया। ठीक, कहता है इसमें जो है भारत को स्वेच्छाकृत शासन का देश कहा गया, जिसे ब्रिटेन शासन स्थापना के पहले जो है कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उसने लिखा है, देखिए ये जो आपको दे दिया जाएगा। ठीक, देखिए ये लाइन जो है आपको दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये लाइन जो है किसने लिखा था, कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। किसने लिखा था, तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट कह सकते हैं विंसेंट, ठीक, ऑथर स्मिथ ने लिखा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं आगे। 52 अवतार है ना,
के 3 भागों के आख्यान जो है किसमें मिलता है, तो अब ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद के इंद्र में, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देखिए हम लोग अंडरलाइन किए हुए हैं कि ऋग्वेद के इंद्र के लिए जो है कितनी बताया गया है, रचना किया गया ऋचाकाओं को 250, और अग्नि के लिए कितना है 200। ध्यान दीजिएगा कि इसको ऐसे याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार जो होता है कन्फ्यूजन होता है। इंद्र जो होता है वो वर्षा कहाँ से होता है, तो आकाश से होता है। देखते हैं ये जो है आकाश से होता है, ठीक। तो आकाश से होता है, तो आकाश से होता है, तो आकाश ऊंचाई होता है अधिक, तो अधिक ऊंचाई होता है तो कितना हो जाएगा 250। और आग हम लोग जलाते हैं नीचे में, तो नीचे तो 250 हो जाएगा हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक, ऊपर हो जाएगा। और जो है आग नीचे हम लोग जलाते हैं, ठीक, खाना बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग रख सकते हैं कि बराबर बराबर छोटा बराबर छोटा, ठीक। तो ऋग्वेद जो है इंद्र के लिए कितना है, आपसे इंद्र पूछेगा तो सीधा ध्यान दीजिएगा कि आकाश बारिश होता है तो 250 हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो गया। क्योंकि बहुत बार देखते हैं इस चीज़ को कन्फ्यूजन लोग को हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के जो है बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक। तो अब देखिए अब पूछा जाएगा आपको कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किसका स्थान आया था, तो ब्राह्मण, ठीक, ब्राह्मण का स्थान आया था। तो यहाँ पर बताएगा शतपथ ब्राह्मण का, तो वैदिक को जो है उसके बाद जो है किसका आया था, तो ब्राह्मण का स्थान आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारे पास जो है आ गया है यजुर्वेद, ठीक, जो कि यहाँ पूछा गया है कि यजुर्वेद के बारे में कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यजुर्वेद जो है किसके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बलि के समय और अनुपालन के लिए नियमों का जो है संकलन किसमें होता है, यजुर्वेद में होता है। अब वही बात करता है कि इसके पाठकर्ता किसे कहा जाता है, तो अर्धायु को कहा जाता है, अर्धयु का कहा जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को समझ गए। कहता है यजुर्वेद में यज्ञों के नियम को विधि विधान संकलन जो है संकलन मिलता है। कहता है इसमें बलिदान विधि का जो है वर्णन मिलता है, ठीक। तो किस में मिलता है, आपसे पूछा जाएगा कि बलिदान जो है विधि का वर्णन किस में मिलता है, तो आप इजीली यहाँ से कह सकते हैं हमको कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि यह एक ऐसा वेद है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं है। अगर इस चीज़ को आप नहीं पढ़िएगा तो छोड़ दीजिएगा, छूट जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो स्वाभाविक है, इसलिए हम लोग चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन ऐसा वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों है, तो आप इजीली कह सकते हैं यजुर्वेद, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आ गए हैं समवेद में। समवेद है, समवेद पूछा गया कि समवेद का क्या अर्थ है, तो डायरेक्ट बोलिएगा सम मतलब क्या होता है, सम का अर्थ होता है गान होता है, ठीक। तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के जो अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाओं मंत्रों और संकलन, इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्धात्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि इनका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित जो है, और इसका जो है सूक्त कितने हैं 1810 है, ठीक। उसके बाद कहता है कि ये जो है ऋग्वेद के लिए जो है इसे भारत का संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसको सामवेद को कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक। तो समझ गए कि यजुर्वेद और सामवेद में क्या होता है, ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं अथर्ववेद, ठीक। अथर्ववेद जो है ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं, आपसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, तो आप कह सकते हैं 731 है लगभग, और 6000 जो है कितना है पद है, ठीक। इसके जो है मंत्र जो है ऋग्वेद मंत्रों से प्राचीनतम है। औषधियों का उल्लेख है सबसे पहले किस में मिलता है, जो है अथर्ववेद में मिलता है औषधियाँ, ठीक ना, जैसे कि होता है ना कि इलाज के लिए जो है जितनी भी जानकारी होता है कहाँ मिलता है, हमको अथर्ववेद से मिलता है, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन आंसर होगा आपके सामने, देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कहता ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व है इस बात है कि इसमें जो है समान मनुष्य जो है विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। देखिए दोस्तों, जितना भी अंधविश्वास जो है फैलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो हमें मिलता है यहाँ से आपको अथर्ववेद से मिलता है, ठीक। इस चीज़ को समझ गए होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर विचारों तथा अंधविश्वास जो है डायरेक्ट यहाँ पर बताया गया है।
नेक्स्ट है कि देख सकते हैं जितना ही अब आप देख सकते हैं कि अथर्ववेद की प्रतिनिधि सूक्ति माना जाता है। इसमें जो है मानव जीवन में जो है पक्षी में गृह जो है निर्माण, कृषि, उन्नत व्यापारी जो है गहन खोज, ठीक। आप देख सकते हैं राजा का चुनाव, वनस्पति, मातृभूमि जो है ये सब टोटल का टोटल जो है इसमें दिया गया है। देख सकते हैं आपसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन अभी देखिए अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन पूछा जाएगा कि बताइए कि मंत्र और जादू टोना का वर्णन किस में है, तो आप कह सकते हैं जी अथर्ववेद में, ठीक। तो इस प्रकार से पूरा देखना जरूरी हो जाता है। कहता है कि अथर्ववेद में बताया गया कि परीक्षित जो है कुरुओं का क्या था, राजा था, ठीक। देश में समृद्ध जो है अच्छा चित्रण मिलता है, ठीक। तो इस चीज़ को समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इसमें जो है सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है, ठीक। इसमें सभा को एवं समिति को क्या कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। मतलब ये सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री के समान माना गया। इस तरह के जो है संवाद का प्रयोग किया गया है, ठीक। कहता है कि वेदों की कई शाखाएं हैं जो कि वैदिक साहित्य में व्याख्या है ना से जो है जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा जो होता है वह ऋग्वेद के जुड़ी एक जीवित शाखा है। यजुर्वेद को जो है शुक्ल यजुर्वेद और जो है कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। आपसे पूछा जाएगा कि यजुर्वेद के कितनों भागों में बांटा गया, 2, यानी कि शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक। कहते हैं नेक्स्ट कि माध्यान्हिदन जो है और कान्वय शुक्ल पक्ष जो है शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की जो है शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो है किस क्या कहा जाता है, काठक कहा जाता है, ठीक। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं को क्या कहा जाता है, काठक कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कनिष्ठल जो है मैत्रानी जो है तैत्रीय है, और कौथुम जो है रानानीय, और जैमिनी जो है ये जो है तल्लवकार जो है सामवेद की जो है शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं जो है सोनक और पेपलाद है, ठीक। तो सोनक और पेपलाद पूछा जाएगा तो ये जो है अथर्ववेद से रिलेट है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट चलेंगे ब्राह्मण, आर्य जो है आर्यनक और उपनिषद जो है बाद में चलेंगे। और देखिए यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो है कौन सा है, वो जो है अथर्ववेद है, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम लोग जो है अथर्ववेद जो है वेदों को अच्छे प्रक्रिया से हम जो पढ़ लिए हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और अपना जो है मत ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।